साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिद। साथियों, अधिकांश व्यक्तियों की एक क्वेरी आती है कि 125 सीआरपीसी से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस प्रकरण में हम जीतेंगे कैसे और कैसे 125 सीआरपीसी से हम मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, पति और पत्नी का रिश्ता जो है ये ट्रस्ट का रिश्ता है और ड्यूटी पति की है पत्नी को मेंटेन करने की। पर अक्सर क्या होता है कि पत्नी कई बार कुछ लोगों के भड़काई में आ जाती है। वो लोग भड़काते हैं कि अपने पति पे केस कर दो, उसे हैरेस करो, उससे जो है पैसे निकालो। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कहता हूँ परजीवी और ऐसी महिलाओं को मैं कहता हूँ छुटेली महिलाएं, जिनका एकमात्र मकसद कानून का दुरुपयोग करते हुए पैसा खींचने का है। साथियों, जब 125 सीआरपीसी बना था तो इसका एक पायस ऑब्जेक्ट था। वो क्या था कि आप अपनी वाइफ को मेंटेन करो जिसके पास कोई साध्य नहीं है, जो बेरोजगार है, ताकि वो दर दर ना भटके, वो वेश्यावृत्ति ना करे। बट अब सीन डिफर है। आज की महिला और जिस समय कानून बना था तब की महिला, दोनों में कंपैरिजन कर लो आप, तो निश्चित तौर पर आप कह सकोगे कि आज के पर्सपेक्टिव में 125 सीआरपीसी को हट जाना चाहिए। आज महिलाएं सक्षम हैं, पढ़ लिख गई हैं, अर्न कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत, वुमेन एम्पावरमेंट जो सरकार की संकल्पना है उसको परिपूर्ण भी कर रही है। पर अभी भी कुछ परजीवी किस्म के लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं को बरगलाएंगे, इन्हें हैरेस करेंगे और इनके थ्रू इनके पतियों का पैसा खींचकर अपनी जेब भरेंगे बाय द वे ऑफ कमीशन। तो साथियों, कुल मिला के अगर हमने 125 सीआरपीसी में एक अच्छी रेमेडीज ऑब्टेन नहीं करी तो निश्चित तौर पर हमारा एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेलिंग तो होगा ही होगा। साथियों, यदि हम कानून को देखें तो 125 सीआरपीसी में 3 बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। अगर महिला अडल्ट्री में जी रही है और उसके पास अलग रहने का कोई रीजनेबल कॉज नहीं है या पति और पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं तो वहाँ पर उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। इसके विपरीत अगर वो डाइवोर्सी है और उसकी रीमैरिज हो गई है तो उसे खर्चा नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर महिला के पास सफिशिएंट मीन्स हैं तो भी उसे खर्चा नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के हमें एक बात समझनी होगी कि सारा बेसिस जो है वो है सफिशिएंट मीन्स के ऊपर, क्योंकि अडल्ट्री या सहमति से अलग होना या बगैर रीजनेबल कॉज के अलग होना, इन ग्राउंड्स को हम इजीली प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो किस ग्राउंड पे हमें काम करना है? सफिशिएंट मीन्स पे या बेरोजगारी पे। अब वो कैसे करना है, जिसके लिए मेरी टीम ने जो है रिसर्च किया। रिसर्च के बाद हमने कई कंक्लूजन जो है ड्रॉ करे और हमने कैटेगरीज जो है 3 बना ली। कैटेगरी नंबर 1 जहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है पर भविष्य में हो सकता है। कैटेगरी नंबर 2 जहाँ पर डिस्प्यूट है पर इनिशियल स्टेज पर है। और कैटेगरी नंबर 3 जहाँ पर डिस्प्यूट है और एडवांस स्टेज में है। साथियों, अगर पत्नी आपके साथ में रह रही है पर आपको ये डर है या ये संभावना है कि वो भविष्य में झूठा केस कर सकती है, तो वहाँ पर इनिशियली आपको एक बचाव लेके चलना है। आप कोशिश ये करो कि अपनी वाइफ को जो है एक जॉब दिला दो। जॉब करेगी, उसकी इनकम आएगी, सैलरी आएगी, सब कुछ अकाउंट फॉर होगा तो आपके लिए इजी हो गया। तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि भाई वो अर्न कर रही थी और अब जो है अर्न करना नहीं चाह रही है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स का रिटर्न भी जो है आपको भरना है, घबराने का नहीं है। उसके लिए सेम प्रोटोकॉल वही है कि एक सेविंग खाता खोल दिया, अमाउंट जमा करो, अमाउंट को जो है विड्रॉ कर लो और एक अच्छे सीए से सलाह लेकर उसके प्रॉपर रिटर्न्स को जो है फाइल करो। जो भी काम कराओ वो वाइफ के थ्रू कराओ। हमें कोई भी फॉर्जरी या गलत काम नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब वो केस फाइल करेगी, बेरोजगार शो करेगी, तो ये रिटर्न काफ़ी काम आने वाले हैं और इनके बेसिस पर आप परजुरी या सेक्शन 340 सीआरपीसी में केस फाइल कर सकते हो। क्योंकि रजनेश बनाम नेहा के एफिडेविट में ये स्पष्ट है कि वाइफ को अपना इनकम प्रोफाइल या रिटर्न अगर वो भर रही है तो उसे वो शो करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? इजी कंसेप्ट हो गया। अब आ रहे हैं कैटेगरी नंबर 2 में, जहां वाइफ ने केस फाइल कर दिया है और केस इनिशियल स्टेज पर है। जैसे ही आप कोर्ट में अपीयर हो, घबराने का नहीं है आपको। आप एक जॉब लेटर जो है लेके जाओ और उसे विद एप्लीकेशन जो है कोर्ट में फाइल कर दो। अब मान लीजिए वाइफ 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जो है खर्चा मांग रही है, तो ये जॉब लेटर जो है काफ़ी काम में आने वाला है कि साहब उससे मेहनत कराइए, उससे नौकरी कराइए और ये खुद अपना जो है पैसा अर्न कर ले। तो कुल मिला के बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हम वाइफ को बना दें सक्षम। अगर वाइफ सक्षम हो जाएगी या तो पार्ट नंबर 1 में या पार्ट नंबर 2 में, तो मेंटेनेंस की लायबिलिटी या तो हो जाएगी 0 या हो जाएगी बहुत कम। तो काफ़ी ईजी आपके लिए हो गया। साथियों, हमने कई केसों में एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या पर्सपेक्टिव निकल के आया कि वाइफ ने जो है 20,000 मांगे, अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है उसको ऑर्डर करे 10,000 रुपये के आसपास। यहाँ पर आ गया जॉब लेटर, तो उसको जॉब मिल गई 8,000 रुपये की, तो अल्टीमेटली उसके पास आ गया साध्य, तो वो 10,000 में से वो 8,000 रुपये जो है वो कम हो गया और अल्टीमेटली जो हस्बैंड की लायबिलिटी थी वो हो गई मिनिमाइज। ईजी रहा ना काम करना। तो हमें केवल और केवल फॉर्मूलाज पे जो है काम करना है। और यदि मामला एडवांस स्टेज में भी आ गया है, खर्चा बंद भी किया है, तब भी आप यही प्रोटोकॉल जो है ले सकते हैं। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सेक्शन 127 सीआरपीसी को पढ़ें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि कोर्ट सर्कमस्टेंसेस चेंज होने पर ऑर्डर को मॉडिफाई, अल्टर या रिवोक कर सकती है। पहले वो कमा नहीं रही थी, फैक्ट है, कोर्ट ने खर्चा बांध दिया, अब उसके पास प्रॉपर साध्य आ गए। साध्य मीन्स आपने जॉब ऑफर दिया और जॉब ऑफर दिलवाया या एक्सेट्रा मीन्स से उसको सक्षम बनाने का आपने प्रयास किया। तो उस पर्सपेक्टिव में एक सफिशिएंट एविडेंस कोर्ट के सामने होगी कि नाउ शी इज़ अर्निंग, और जब वो अर्न कर रही है उसके पास सफिशिएंट मीन्स आ चुका है, तो देयर इज़ नो नीड टू ऑफर एनी अमाउंट ऑफ एलिमनी टू हर। तो कुल मिला के ये बचाव है, कुल मिला के ये इम्यूनिटीज़ हैं, कुल मिला के ये क्लेवर पॉइंट्स हैं। अगर इस पर आप काम कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो जाएगा। और 125 सीआरपीसी में लाइबिलिटी या तो अकर नहीं होगी, और अकर हो भी गई है तो उसका एक्सटेंड बहुत ही मिनिमम होगा। तो केवल और केवल समझदारी से काम लें, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करें और खुश रहें, मुस्कुरा से रहें। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।